हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू 2023 की। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक का चैप्टर शुरू कर दिया है, तो अब एक चैप्टर ऑर्गेनिक रखेंगे, एक चैप्टर फिजिकल रखेंगे, जिससे दोनों लोगों का काम पैरेलल हो जाए। और इनऑर्गेनिक तो एज ऑलवेज हम लोग लास्ट में ही करेंगे। 2022 के भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 2022 और 2023 के एक साथ कर लेंगे, वो जल्दी हो जाएंगे क्योंकि उसमें समय कम लगेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये बात हम जानते हैं कि हमें नोट्स कहाँ पे मिलते हैं। अपनी वेबसाइट पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे और हमें वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। अध्याय के नीचे तुम्हें पी वाई क्यू उसका एक टैब मिलेगा, वहाँ क्लिक करोगे तो एक एक्सेल खुलेगी, वहाँ से सारे पी वाई क्यू डाउनलोड हो जाएंगे चैप्टर वाइज। और ये रिफाइंड है क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो ये रिफाइंड है ना पूरी तरह से। ठीक, चलो भाई बात शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से कह रहा है कि व्हेन अ हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर्स इक्विवेलेंस ऑफ 11 equivalents of oxygen and produce 4 equivalents of water. ठीक, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए जब कह रहा है तो कैसे देखेंगे भाई। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन को लिखते हैं कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो सी एक्स एच वाई लिख सकते हैं। इसे ऐसा लिख लेते हैं, सी एक्स एच वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू वाई बाई फोर। बैलेंस रिएक्शन लिख देते हैं, वाई बाई फोर ओ टू गिव्स XCO2 प्लस वाई बाई टू एच टू। ये तो भाई इडियोमेट्री की इक्वेशन है, आसानी से लिखी जा सकती है। इसमें देखो अब कह रहा है कि 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर बनना है। 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर बनने का मतलब है कि वाई बाई टू की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू 8 आ गई। तो वाई की वैल्यू 8 आ गई, तो ए बी और सी में 8 दे रखी है। हम अभी रुकेंगे, लेकिन कह रहा है 11 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 11 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है एक्स प्लस वाई बाई फोर की वैल्यू 11 है। ठीक, तो एक्स प्लस वाई बाई फोर की वैल्यू, अगर वाई बाई टू की वैल्यू 4 है तो वाई बाई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 11, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो ये फॉर्मूला बन गया C11H8। आसानी से समझ में आया कि नहीं आया। सॉरी ये कितनी आ गई, 9 आ गई। गणित भाई गणित। तो ये कितना आ गया, C9H8 आ गई। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो पाया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। देखो क्या कह रहा है, व्हेन हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन कह रहा है, इट रिक्वायर्स 9.3 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसीलिए एक साथ रख लिया। तो x प्लस वाई बाई फोर ओ टू गिव्स XCO2 प्लस वाई बाई टू H2O। ठीक, तो x प्लस वाई बाई फोर की वैल्यू हमें दे रखी है 9.5 और y बाई टू की वैल्यू दे रखी है इस बार 3, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 बाई फोर इज इक्वल टू 9.5। ठीक, तो ये कैंसिल कर दें तो ये 1.5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये हो गया C8H6। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, वेरी गुड, ए ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। सिंपल सवाल है, आसानी से हो पा रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है ना। और मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि तुमने सवाल तो पहले से अटैम्प्ट करके रखे हैं और टाइमर लगा के किए हैं, जिससे कि हम लोग ये देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो हम लोग रूल्स जानते ही हैं सारे, फिजिक्स में भी पढ़ रखे हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं, इसमें 5 हैं क्योंकि पाँचों का सिग्निफिकेंस है। इसमें कितने हैं, इसमें 3 है। और इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी और डी। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल एनसीईआरटी से पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हो, क्योंकि सवाल आ रहा है हर बारी। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एंड मोल्स ऑफ 2.8375 लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर। अब एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.7 लीटर्स। अब 22.4 नहीं ले रहे, 22.7 लेके यही करके देख लेते हैं, आंसर मैच करके आ तो ठीक, नहीं तो 22.4 ले लेंगे। ठीक, तो 22.4 लीटर कंप्राइज ऑफ 1 मोल
तो 2.8375 विल कंप्राइज ऑफ 1/22.7 इंटू 2.8375। ठीक, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से डेसिमल हटाएं, इस डेसिमल को हटा दें और 10⁻³ लिख दें यहाँ पर। ठीक, अब इसे जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये 0.125 मोल्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे 0.1 सॉरी ये कितना आ जाएगा नंबर 125 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सीधा इधर, ऐसा लिख देते हैं। अरे यार कैसे लिखें इसे, ये 125 आ गया तो इसे लिखते हैं कितना 125 इंटू 10⁻³ पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब 1 तो तुम्हें दिख रहा होगा 22, 7 को 1 बार टाइम्स से जाएंगे, फिर 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, पूरा ही चला जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक, अब तो इसकी वैल्यू आ गई 0.125 मोल्स। अब 0.125 मोल्स किस में दे रखे हैं, ऑप्शन मिला लेते हैं भाई। 0.125 मोल्स ए में दे रखे हैं और डी में दे रखे हैं, दो ही में दे रखे हैं। तो अब निकाल लेते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.125। ठीक, मॉलिक्यूल्स ही पूछे, एटम से पूछे नहीं हाइड्रोजन के, तो मॉलिक्यूल्स तो इतने ही लिख देंगे सीधे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 7.527 इंटू 10⁻22। तो आंसर इसका हमारा डी आ जाएगा। और जब भी पॉइंट में मोल आ रहे हैं तो वो बढ़ तो सकते नहीं, 1 मोल से तो छोटा ही नंबर आना था, तो तुम गेस भी मार सकते थे कि डी ही होगा। 23 वाला पावर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मोल्स 1 से कम है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन रीजन गिवन है, कह रहा 3.150 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर टू मेक 250 ml सोल्यूशन रिजल्टिंग मोलैरिटी विद बी दिस। ठीक, तो अगर हमारे पास मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो हाइड्रेटेड है वो H2C2O4.2H2O है। ठीक, इसका मोलर मास आ गया कितना 2 + 24 + 96 + 18 इंटू 2 यानी कि आ गया 126, सॉरी 64 होगा, 96 की यहाँ 64 होगा। तो ये कितना आ गया 126 आ गया। मेरे को याद है मास तो इसका सिंपल है, 90 होता है ऑक्जेलिक एसिड का, प्लस 36 हो गया 126। तो आंसर बी तो सही है। अब इसके मोल्स निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 31, कितना दिया 31 दिया 3.15 दिया 3.15 डिवाइडेड बाई 126 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 250,000 कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 टाइम्स। ठीक, और इससे कैंसिल किया तो ये आ गया कितना 4 तो 12, 1 और 5, तो ये 0.1 मोलर आ गया। तो इसका ये आंसर ये भी सही है, 0.1 मोलर ही आया और ये भी ठीक हो गया। ठीक, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट करना है, हमें मिलाना है। तो सिंपल सिंपल देख लेते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 मतलब 1 मोल हो गया। 1 मोल हो गया तो 1 मोल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6.02 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ H2 क्या करेगा, 1 ग्राम ऑफ H2 तो आधा मोल हुआ, आधा मोल 11.4 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी किस पे, HTP पे, क्योंकि 11.35 आएगा 22.7 के हिसाब से, लेकिन 11.4 लिख दिया। ठीक है, 1 मोल ऑफ N2 कम मोलर मास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 0.5 मोल्स ऑफ SO2 का वेट हो जाएगा 32। तो कैसा आ गया, 1 का 2 आ गया, 1 का 2 आ गया, 2 का 4 आ गया, 1 का 2, 2 का 4 दो में दिया हुआ, और 3 का 1 आया, 3 का 1 आया, तो आंसर हमारा बी आ गया इसमें। तो ये बी सिंपल सवाल है, इससे सरल सवाल तो हो ही नहीं सकता है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 25 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन 1 मोलर इज एडेड टू ड्रॉप बाइज टू 25 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 1.05 मोलर सोल्यूशन। ठीक, द आयंस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी आर। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं कि हमने कितने लिए मिली मोल्स, हमारे पास AgNO3 की रिएक्शन करानी है हमें किससे, KI से। तो इससे बन गया AgI प्लस KNO3, AgI प्लस KNO3 बन गया। अब AgI और KNO3 बन गया तो इसके कितने हो गए 25 ml हो गया, 1 मोलर हो गया,
इसके हो गए 1.05 मोलर और इसके हो गए 25 ml। तो ये लिमिटिंग हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, सामने सामने दिख रहा है। तो ये सारा का सारा एजी क्या होगा, पीपीटी हो जाएगा। तो एजी आई क्योंकि पीपीटी हो गया सारा का सारा, और इसमें से कितना खर्च हो जाएगा, इसमें 0.05 इंटू 25 मिलीमोल्स बचेंगे इतने। तो मिनिमम अमाउंट में कौन सा होगा, एजी और आई माइनस होगा, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वजह से आ रहा होगा और बहुत थोड़ा ही आ पाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी हम लोग कल की क्लास आयनिक में देखेंगे, धीरे धीरे बफर कल के में देखेंगे। पहले तो बफर से भी पहले हमें बफर ही देखना है, कल तो बफर देखेंगे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे चलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन तो यार जीओसी में रखो या फिर इसे पीओसी में रख लो, कहीं रख लो। क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है, CaCl3 और C6H5NH2 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करें, इसके लिए हम डिस्टिलेशन करें, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि लेयर बना के उसे सेपरेट करना। तो ऑर्गेनिक और वाटर आपस में मिलेंगे नहीं, तो उन्हें सेपरेट करना ज़्यादा आसान काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनिलीन और वाटर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एनिलीन और वाटर को डिफरेंशिएट करने के लिए, अच्छा एक मिनट यार, एक गड़बड़ लिख दी लगता है मैंने। इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे, क्योंकि इसमें मोलर मास लगभग बराबर से ही आ जाएगा, इसलिए बहुत पास होगा बॉइलिंग पॉइंट। वाटर और एनिलीन को डिस्टिलेशन से कर लेंगे सेपरेट, ठीक है। वाटर और इसे कैसे कर लेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन से कर लेंगे। कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, कुछ एरो गड़बड़ लगा दी, एक बार फिर से देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर को डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, ये तो ठीक है, ये तो अलग अलग होगा। जब मीथेन और हेक्सेन और पेंटेन है तो ये बहुत पास होंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास होंगे, इनके क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट वेरी क्लोज होंगे। तो इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करना पड़ेगा सेपरेट। इसे कैसे करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि इसमें वाटर है तो इसे स्टीम डिस्टिलेशन से कर देंगे और इसे नॉर्मल डिस्टिलेशन कर देंगे। तो सही लिखा था मैंने पहले, फिर गड़बड़ हो गया बीच में। तो आंसर क्या आ गया, बी। ये कॉमन मिस्टेक है जो तेजी में हो जाती है यार, है ना, माफ़ कर दो, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 grams ऑफ X इन 1 mole ऑफ वाटर, द मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज, मास ऑफ वाटर कितना हो गया, मास ऑफ 1 mole ऑफ वाटर कितना हो गया, मास ऑफ 1 mole ऑफ वाटर हो गया कितना, 18 ग्राम, ठीक। तो अब मास परसेंटेज कितना आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ X इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, मतलब कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स अपॉन 20 टोटल मास हो जाएगा इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना, 10% आ गया, 2/20 आ जाएगा, सिंपल था। तो आसानी से सवाल लग जाना चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका मोलर मास हमें गिवन है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 mg ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन एंड 500 ml ऑफ 2.5 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी हो गया क्या, वेट अपॉन मोलर मास, W1 लिख लेते हैं इसे, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो ये हो गया कितना, मोलैलिटी कितनी दी है, 0.25 इज इक्वल टू हो गया W अपॉन मोलर मास हो गया, M ही रख देते हैं ऐसे, ये हो गया काटने से तो 2 बचा ये, ठीक। तो W अपॉन M की, W1 अपॉन M की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25/2 आ गई, ठीक। ये मोलैरिटी के लिए आ गया। अब मोलैरिटी के लिए लिख लो भाई, मोलैरिटी के लिए क्या होगा, W2 अपॉन M इंटू 1000 बाई वॉल्यूम कितना है, 250। तो ये हो गया 0.25 इज इक्वल टू W2 अपॉन M इंटू ये हो गया 4। तो W2 अपॉन M की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। तो W1 अपॉन M अपॉन W2 अपॉन M की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 0.25 अपॉन 4। तो इससे ये कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया। तो W1 अपॉन W2 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 2:1 आ गई। तो आंसर क्या लिख देंगे, 2:1 लिख देंगे। सिंपल सवाल था, लिखना ज़्यादा पड़ा, मैं नहीं लिखता, जैसे पेपर में लगाता तो जल्दी से आ देता, इतना थोड़ा लिखना पड़ता। सिंपल आए सवाल, मेंस के सवाल तो हमेशा ही सिंपल होते हैं, आसानी से करे जा सकते हैं, ठीक।
अब क्या कर रहा है, मेटल क्लोराइड कंटेन्स 55% ऑफ क्लोरीन बाई वेट इन 100 ml वेपर्स। द मेटल क्लोराइड एट STP वेज 0.75 ग्राम। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड गिवन मोलर मास हमें दिया है। तो हमने मान लिया कि लेट द मेटल क्लोराइड इज MClX। कितना है, MClX है। तो लिख देते हैं मास ऑफ 100 ml ऑफ वेपर्स ऑफ MLX एट STP कितना दिया हुआ है हमें, 0.757 ग्राम दिया हुआ। तो मास ऑफ 2400 ml कितना आ जाएगा, 0.275 इंटू 22,400 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 27 का, तो यह आ जाएगा 127.68 ग्राम पर मोल आ गया। तो मोलर मास निकल आया। अब हमें मोलर मास पता है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना दिया हुआ है हमें, 55%। तो 55 विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, या मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिख देता। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। अब ये 55 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसे हम W लिख लें, ये 127.68 है इंटू 100 हो गया। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ से W की वैल्यू निकल आई 1.97। ठीक, और W की वैल्यू आ जाएगी W इंटू 35.5 कर दें, इसे मोलर मास ही सीधे निकला है। तो X निकाल लेते हैं, W की जगह X लिख लो इसे, जिससे पता लग जाए कि कितने क्लोरीन थे। ठीक, तो मास ऑफ क्लोरीन ने मान लिया एक क्लोरीन का मास 35.5 है। तो यहाँ से जब X की वैल्यू सॉल्व करोगे सीधे, तो X ही निकल आएगा। X की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.97, यानी कि 2 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा MCl2। ठीक है, ये थोड़ा ठीक सवाल था, इसमें थोड़ी सी मेहनत जद्दोजहद करनी पड़ी, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, C आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन 0.93O is heated in presence of oxygen, it converts Fe2O3. The number of correct statement in the following question is। और हमें कितने को स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। ठीक, हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो ये कैसे करेंगे, देखो भाई, पहले लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe 0.93O is यहाँ पे अपॉन लगा देते हैं, इज मॉलिकुलर वेट बाई 0.79। तो देख लेते हैं कैसे कि ये 0.93 हो गया और ये किस में कन्वर्ट हुआ, Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 थी, इसकी क्या हो गई 3। तो चेंज इन एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 से कहाँ गई, 2 से 3 आई और 0.93 के लिए आई, और कितने टोटल आइटम थे, 0.93 थे। ठीक, तो इसे जरा सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 0.93 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.93 इंटू 0.93। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया ना। तो ये कितना बचा, 3 इंटू 0.93 हो गया 2.79 माइनस 2, तो ये आ गया 0.79। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, मोलर मास अपॉन 0.79। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये बात सही हो गई। हमें कितने सही है ये बताने थे, तो पहला सही हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा कैसे करेंगे। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि Fe2 प्लस जो है वो X है और Fe3 प्लस क्या है, Y है। ठीक, तो X प्लस Y की वैल्यू हमें दे रखी है 0.93 और 2X प्लस 3Y जो हम चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे हैं वो 2 के बराबर है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0.14। ठीक, कितना आ जाएगा, 0.14 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.14 आ जाएगी। ठीक, y की वैल्यू 0.14 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.79 आ गई। तो दोनों का मोल परसेंटेज भी सेम है। ठीक, 0.79 और 0.14 है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहा है कि Fe 0.93O इज ए मेटल डेफिशिएंट, बिल्कुल मेटल डेफिशिएंट है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है विद लैटिस कंप्राइजिंग ऑफ क्यूबिक क्लोज्ड अरेंजमेंट ऑफ O2 माइनस। ये याद रखने की बात है, तो इसे हम याद रखेंगे। सॉलिड स्टेट जो
हो सकता है डिलीट हो जाए, वैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा भी सही है। कह रहा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन दिस, तो इसे कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ x कितना आ जाएगा 0.79 डिवाइडेड बाई 0.93 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 85। तो परसेंटेज ऑफ y कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ y आ जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 0.79 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 15, ठीक। तो 15 और ये आ गया, तो चारों स्टेटमेंट सही हो गए। तो नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ 5 moles of BaCl2 is mixed with 2 moles of Na3PO4 the maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice form। तो लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लो भाई सीधे, BaCl2 प्लस Na3PO4, भाई रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए सबको। इससे बन जाएगा Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। अब रिएक्शन बैलेंस कर दें तो यहाँ 3 कर दें, यहाँ पे 6 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें, तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक। कह रहा है किसके 5 मोल्स लिए और इसके कितने लिए 2 मोल्स लिए। अब इससे 3 से 2 चाहिए थे, तो 5 से तो 2 कम ही बनेंगे, तो यानी कि यही लिमिटिंग है, यही क्या है लिमिटिंग वेरिएंट है। इसके 2 से Ba3 के कितने बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। लिमिटिंग है ये, इतनी आसान बात है, इससे सरल क्वेश्चन तो क्या ही होगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है, सुगर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 grams of 25% solution and 500 grams of 40% solution by mass percentage of the resulting solution। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन कितना हो जाएगा भाई बताना जरा। मास ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन हो जाएगा कितना 200 प्लस 500 यानी कि 700 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक। तो मास ऑफ शुगर फ्रॉम फर्स्ट सोल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ शुगर फ्रॉम फर्स्ट सोल्यूशन कितना आ जाएगा 25% है किसका 200 का, तो ये आ गया कितना 50 ग्राम, ओहो 50 ग्राम आ गया ये, ठीक। और मास ऑफ शुगर फ्रॉम सेकंड सोल्यूशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 40 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 200 ग्राम्स आ जाएगा। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, टोटल मास ऑफ शुगर कितना आ गया, टोटल मास ऑफ शुगर जो आ गया वो आ गया 250 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ शुगर कितना आ गया, वो आ गया 250 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 700 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा कितना 35.71, ठीक। 7 से तो डिवाइड कर ही लोगे 25 को, तो इसका आंसर हम लिख देंगे कितना 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 60% विल ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस कितने ग्राम, ठीक है। तो ये तो पीओसी वाला ही क्वेश्चन है यार, वो इसमें आ गया इसमें, तो इसे लिख देंगे 12/44 गुणे कितना है, तो मास ऑफ CO2 लिख लेते हैं W ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, ठीक। तो ये डेसिमल से क्या करें, एक ज़ीरो बढ़ा दें इसका, इस डेसिमल से एक और ज़ीरो बढ़ा दें इसका, एक ज़ीरो कैंसिल कर दें इसका, नहीं डेसिमल से क्या होगा एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा इसका, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितना था यार 60% था ना, यहाँ पे गलत लिख दिया सॉरी, ये कितना परसेंट है, ये 60% है और यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक। तो ये हो गया 12 पंजे 60 हो गया। तो W ऑफ CO2 किसके बराबर आ गया 25 इंटू 44, 25 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 1.1 आ गया, और हमें लिखना है कितना 11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम्स, तो आंसर कितना आया 11 आ गया, खत्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाई 2.5 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम इन एक्सेस ऑफ HCl इज। तो रिएक्शन लिख देते हैं सीधे सीधे कि Mg की रिएक्शन ट्वाइस HCl के साथ हुई,
तो क्या बन गया MgCl2 बना और क्या बन गया H2 गैस बनी। इसके कितने ग्राम चाहिए थे 2.4 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 24 यानी कि इसके 0.1 मोल थे। 0.1 मोल से कितनी बनेगी 0.1 मोल बनेगी O2। 0.1 मोल O2 का मतलब कितना हो गया 2.24 लीटर्स बनेगी। 22.4 के हिसाब से 2.24 लीटर्स बनेगी और 2.24 लीटर्स का ये गिवन है ना, तो ये आ गया 224 इंटू 10⁻⁻2 लीटर्स। तो ये खत्म हो गया सवाल, 224 आंसर आ गया इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.2 ग्राम्स ऑफ CO2 एंड 0.126 grams of H2 on complete combustion. The percentage of carbon is 14 and the percentage of hydrogen. तो percentage of carbon हमें पता है कितना 24 is equal to 12/44 into 0.220 डिवाइडेड बाई मास हम निकाल लेंगे इंटू 100। ठीक, तो ये हटाया, ये सब कैंसिल होगा, ये भी गया। ठीक, तो ये हो गया 22। अब इसे W की वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, तो ये आ गया W की वैल्यू आ गई कितनी 48/12 यानी कि 4 ग्राम्स आ गई, और सॉरी 1/4 ग्राम्स आ गई। 12/48 आ गया, 12/48 कितना हो गया 1/4 ग्राम्स आ गया। अब हम वाटर के लिए निकाल देंगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू 2/18, सॉरी 1 नहीं 2/18, हाइड्रोजन के लिए 2 लिखते हैं, इंटू मास कितना है 126 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 100। ठीक, ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, 2 0 हटा के यहाँ लगाया तो ये आ गया कितना 0.7, तो 0.72 जा कितना हो गया 8 इंटू 0.7 यानी कि 5.6 यानी कि 56 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आ गया 56। सिंपल है सवाल, बहुत आसान है, बिल्कुल धीरे धीरे लगाते जाओ आंसर आते जा रहा है। अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट M2CO3 इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ CO2, द मोलर मास ऑफ दिस। तो कितना हो गया, अब M2CO3 को अगर हीट किया HCl के साथ ट्रीट किया तो कितनी बनी MCl2 बन जाएगा और CO2 बनेगी और HCl बनेगा। ठीक, ठीक है, बिल्कुल आराम से। अब CO2 कितनी बनी 0.01 मोल, तो इसके भी कितने होंगे 0.01 मोल्स होंगे। ठीक होंगे, तो 0.01 मोल से 1 मोलर मास इज इक्वल टू 0.01 मोल्स। तो मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई, मोलर मास आ गया, मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई 1/0.01 यानी कि 100 ग्राम पर मोल। भाई 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो 0.01 मोल इसके भी रहे होंगे M2CO3 के, और M2CO3 का मोलर मास हमें निकालना है, गिवन मास हमें गिवन था 1 ग्राम था। ठीक, तो आंसर कितना आ गया 100 आ गया इसका। अगला देखते हैं, कह रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 85.8% ऑफ कार्बन इज। तो मोलर मास हमें गिवन है, मोलर मास कितना है 84 ग्राम्स। अच्छा, मास ऑफ कार्बन कितना आ गया, मास ऑफ कार्बन जो आ गया वो आ गया 85.5%, 85.8%, तो ये आ जाएगा 72 ग्राम्स। अब ये 72 ग्राम आ गया, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, हाइड्रोजन एटम्स कितना आ गया 12 ग्राम्स। 84 माइनस 72 12 ग्राम्स आ गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आ गए 12 आ गए, तो आंसर यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, खत्म हुआ सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 0.101 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% वाज बर्न्ड एंड 4.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड पूछा है। ठीक, तो इतनी तेजी से सवाल समझ में आता है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो पेपर में कैसे करोगे, इतना तेज पढ़ने सवाल समझ में आना चाहिए। कह रहा 60 है इज 12/44। ठीक, और इसके हमें कितने मिल रहा है 4.4 ग्राम्स, और इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे इंटू 100 कर देंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे वेट आएगा, सॉरी मोलर मास नहीं वेट आता, तो ये कितना हो गया, यहाँ से डेसिमल हटा, ये कैंसिल हो गया, 12 पंजे 60 आ गया, तो W की वैल्यू आ गई 10/5 यानी कि 2 ग्राम्स। ये 2 ग्राम वेट है किसका, वेट ऑफ 0.01 मोल।
तो मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास विल बी 200 ग्राम्स पर मोल। सही है, 0.01 के लिए 2 है तो 100 के लिए कितना होगा, आ जाएगा आसानी से 200। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज एडेड टू 71.141 ml of chloroform to prepare 2.6 molar solution. The solution of DCM, the concentration of DCM in ppm. तो मोलैरिटी हमें पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी हमें दी है 2.6 इंटू 10⁻³ तो मोल्स हो गए ये इंटू 100 हो गया डिवाइडेड बाय 71.141 हो गया। तो मोल्स कितने आ गए, तो मोल्स अगर हम निकालें तो मोल्स आ जाएंगे कितने, हमने मान लिया x और डीसीएम का मोलर मास हमें दिया हुआ है कितना, डीसीएम का मोलर मास हो जाएगा 12 + 2 + 71 यानी कि 85 इज इक्वल टू हो गया 26.5 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 671.141। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 85 इंटू 2.6 इंटू, बहुत गंदी कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेटर सही करनी पड़ेगी तुम्हें, तो डिवाइड बाई 1000 इंटू 10⁻³ इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 1.148 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक, अब पीपीएम में हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो पीपीएम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.148 गिवन वेट अपॉन डेंसिटी हमें गिवन है 1.49 गिवन है डेंसिटी क्लोरोफॉर्म की इंटू 671.141 इंटू 10⁻⁶। तो इसे सॉल्व कर दोगे तो ये 0.148 के लगभग फिर से आ जाएगा, है ना। तो ये 0.148 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, तो ये 148 ppm आ जाएगा आंसर। ठीक, सिंपल है, गिवन मास अपॉन क्या लिखते हैं, वेट गिवन अपॉन सॉल्वेंट का वेट इंटू 10⁻⁶। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल फिर से वही है, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना सीधे सीधे आप तो लिख दे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44। एक जैसे कितने सारे सवाल पूछे गए हैं, मतलब पीओसी पढ़ानी पड़ेगी, है कि नहीं, कमेंट करके बताना यार पीओसी पढ़ानी पड़ेगी क्या। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल दो यार, यहाँ से आ जाएगा 43.90, तो यहाँ पे लिख देंगे 44%। ठीक, अब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, ठीक, आसानी से आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि जिंक रिएक्ट विद HCl टू गिव HCl हाइड्रोजन एंड ZnCl टू द वॉल्यूम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट HTP ऑन द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम्स ऑफ जिंक इन एक्सेस ऑफ HCl। ये ऊपर mg वाला किया था वैसे ही सवाल है। तो क्या हो गया, Zn की रिएक्शन ट्वाइस HCl से हुई तो क्या बन गया, ZnCl2 बन गया और H2 गैस बनी। ठीक, तो इसके 11.5 ग्राम्स है, इसका मोलर मास है 65.4, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 11.5 इंटू 65.4। ठीक, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया कितना 11.5 डिवाइड बाई 65.4 मोल्स हैं इंटू 22.7 आ गया। ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो ये 3.99 आ जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 4, तो ये 4 लीटर्स आ गए। ठीक है, ज़्यादा सवाल आए तो टाइम तो लगेगा यार डिस्कस करने में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एज्यूम द कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, CO बन गई 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन बर्न वेट इन वॉल्यूम ऑफ, अरे यार बिल्कुल वही सवाल फिर से आ गया, और STP का वॉल्यूम फिर से देखो 22.7 दे रखा है, तो धीरे धीरे NCERT भी चेंज हो रही है। ठीक, तो 2C + O2 गिव्स कितना आ जाएगा 2CO, तो इसे 12 ग्राम लिया यानी कि कितना लिया 1 मोल लिया, और इसके 48 ग्राम लिए तो यानी कि कितना ले लिया 1.5 मोल ले लिया। ठीक, तो 2 से 1 लग रहा था तो 1 से तो आधा ही लगेगा, तो ये कितना बनेगा 1 मोल बन जाएगा। अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 1 मोल का वॉल्यूम है 22.7 लीटर यानी कि 227 लिख दें आंसर इंटू 10⁻⁻1 लीटर, तो 227 आ गया इसका आंसर। ठीक, अगला देखते हैं, कह रहा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1 ग्राम पर ml, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। ठीक, तो मोल्स दिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए
देखो फॉर्मूला लगाने से बेहतर हमेशा क्या लगाओ, थ्योरी करो। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 3, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 3 इंटू 58.5 यानी कि आ गया 175.5 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1000 माइनस 175.5 यानी कि 824.5 ग्राम्स, ठीक। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, मोलैलिटी आ गई 3/824.5 इंटू 1000। तो इसे सॉल्व कर दोगे तो 3.63 आ जाएगा। तो यानी कि इसे लिख देंगे 363 इंटू 10⁻², मोलर, मोलल, ठीक। तो ये आ गया कितना, 363 आ गया। आसान सवाल है, धीरे धीरे करके एक एक सारे लगा दिए। अगला कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ डाइब्रोमाइड इन CCl4 इज, अरे ये तो सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है 100 ml ऑफ CCl4 कंटेन्स कितना, 10 ml ऑफ Br2। तो वॉल्यूम ऑफ CCl4 कितना आ गया, 90 ml आ गया। तो मास ऑफ CCl4 कितना आ गया, 90 इंटू 1.6 यानी कि 14 ग्राम, 144 ग्राम्स आ गया। और मास ऑफ ब्रोमीन कितना आ गया, ब्रोमीन का आ गया 10 इंटू 3.2 यानी कि 32 ग्राम्स आ गया। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन कितने आ गए, या मोलैलिटी अब सीधे ही निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी। तो यहाँ पे यार स्मॉल m लिख देना ऐसे, ठीक। तो मोलैलिटी कितनी आ गई 32/160 इंटू 1/144 इंटू 1000, ठीक। तो 16 10 आ गए, 16 दूनी 32 आ गया, ठीक। ये 10 से 10 कट गया तो ये आ गया कितना 200/144 यानी कि आ गया 131.388 इंटू 10⁻⁻, मतलब इतना आया। और हमें लिखना किस में है, जैसे 10⁻⁻² के फॉर्म में लिखना है तो 138.8 इंटू 10⁻⁻² मोलर आ गया। यानी कि इसका आंसर जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 139 मोलर लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 139 मोलर आ गया, ठीक। तो अब ये क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म हो गए। तो मूल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। अब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट होगा PYQ सीरीज़ के। अगला चैप्टर जो कल का लेक्चर आएगा वो ऑब्वियसली बफर पे होगा, और जो प्रीवियस सवाल बचे हुए हैं उन्हें लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और शेयर तो करते ही रहना, ठीक। चलो बाय।